नेक्सॉन से मैं ऑलरेडी बहुत फैसिनेटेड था, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन पे ऑलरेडी नेक्सॉन बहुत है बोलचाला उसका। जो दिया है वो बहुत रिलायबली चलता है। सोनेट में जब टर्बो रेंज आती है ना, तो एक्चुअली फील होती है कि हाँ टर्बो रेंज में गाड़ी भाग रही है। वो नेक्सॉन ना टर्बो रेंज में ज्यादा भागती है, ना वो टर्बो रेंज के नीचे भागती है। अगर वैसे मैं देखूं कार लेना ही खुद में एक कोई वर्थ डिसीजन नहीं होता। मुझे लगता है कार एक लग्जरी है लेना। 16 में लगता है इसमें तो क्रेटा सेल्टोस का सेगमेंट है, ये वो आ जाएगा। ये बहुत लोग सोचते हैं प्राइस टू साइज वाला रेशो। एक्सटीरियर टाटा पंच के सेगमेंट में स्टार्ट कर रहे हो तो उसका टॉप मॉडल 12 का है, फिर आपको लगेगा कि 12 में तो मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लूंगा। फिर जब इसका 16 ओवरलैप करती है प्राइस, वो हमेशा ओवरलैप करेगा प्राइस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली से आज हमारे पास आए हैं नमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अपनी ब्रांड न्यू कार लेकर आए हैं। ये चाबी रही इसकी, 1000 किलोमीटर चला लिया है और ऐसे सेगमेंट की गाड़ी है जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मतलब अब हो चुकी है। जो आपकी फेमस नेक्सॉन थी उसको पीछे कर चुकी है। वो गाड़ी आपको मैं बता दूं, गाड़ी है आपकी ब्रेजा का ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ऑटोमेटिक भी है। हम नमन से जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर की गाड़ियां आ चुकी है अपडेटेड फीचर्स के साथ, नए नए मॉडल आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्रेजा को क्यों चुना। और एक बात और बताऊं, नमन इससे पहले यूज करते थे सुजुकी रिड्ज, और जो कि 12-13 साल चलाई और जीरो प्रॉब्लम के साथ चलाई, और उसके बाद ये आए ब्रेजा पे। और दूसरा रीज़न इन्होंने ये भी बताया कि VXI थी, बाहर से उन्होंने जो है स्टीरियो वगैरह लगाया था, बाकी तामझाम और लगाए थे, उनमें दिक्कत आती रहती थी, तब डिसीजन लिया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का। नमन कितने का पड़ा है ऑन रोड? ये ऑन रोड से पड़ा 16,06,000। और इतने में आपको जो जो चीज़ें मिली हैं, जो जो फीचर्स मिले हैं, उससे आप सेटिस्फाई हैं? कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मुझे ब्रेजा का मोस्ट अच्छी चीज़ यही लगती है, जो दिया है वो बहुत रिलायबली चलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है जो है आधे टाइम बंद है, आधे टाइम नहीं चल रहा है। और जो फीचर्स दिए हैं एक्चुअली में कुछ लग्जरी फीचर्स हैं, तो आई फील कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से फीचर थे जिन्होंने अट्रैक्ट करा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेने को? फीचर्स में बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एक रीजन था कि इसमें 6 एयर बैग्स आ रहे थे इस मॉडल के अंदर, तो वो ZXi में नहीं थे, वो ZXi प्लस से ही स्टार्ट हो रहे थे टॉप मॉडल पे। ये मारुति का मुझे लगता है कि इशू है, बाकी इस सेगमेंट में हर कोई दे रहा है बेस मॉडल से ही। हाँ, अब आने चाहिए यार, बेस मॉडल से 6 एयर बैग आने चाहिए इस गाड़ी पे, इसमें आने चाहिए, ग्रैंड विटारा सभी गाड़ियों में आने चाहिए। अब क्यों रोक रखा है अपने आप को आप लोगों ने? एक वन ऑफ द रीजंस वो था। सेकंड इसका रीजन था, इसमें 360 कैमरा इस कार के अंदर आता है। मेरा रन, सिटी रन, पार्किंग ऑलमोस्ट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक टाइप का है, तो आई वाज लाइक दिस इज अ गुड टू हैव फीचर, होना चाहिए। थर्ड फीचर था इसका स्पीकर सिस्टम। ZXi एंड लोअर मॉडल्स का स्पीकर सिस्टम मैंने सुना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने ऑडियो फाइल खुद से, अच्छा तो मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। अच्छा, ये बताओ यार कि 3XO के आने के बाद ये गाड़ी आपने ली है, करेक्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया आपने? उसमें इंटरेस्ट मेरा आया, मैं वेट इसलिए कर रहा था, पहले मैं बुक करने वाला था, बट आई होल्ड ऑन। मैंने कहा आ जाने दो, पहले देख लेते हैं वो कैसी कार है। 3XO आने के बाद पहली बात, मुझे उसका थोड़ा डिज़ाइन नहीं पसंद आया, मेरी आंखों को नहीं जमा उसका डिज़ाइन इतना, मुझे ब्रेजा का लुक बेटर लगा। सेकेंडली उसकी माइलेज, वो कार मैंने आपकी वीडियो देखी थी वो कार हाईवे पे जो माइलेज नहीं दे रही है, वो सिटी और मेरा रन ही 95% सिटी का है, तो वो क्या ही माइलेज दे देगी। तो एक माइलेज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स था, मैं 3XO छोड़ी। एंड वो ये इनिशियल लैग आपने बताया था 1700-2000 RPM तक रहता है, अच्छा खासा टर्बो लैग है, और मुझे इनिशियल पावर ही ज़्यादा चाहिए, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दे रहा था उस सेगमेंट में। टर्बो इंजन मुझे जितना पता है ऊपर जाके ज़्यादा अच्छी पावर देता है हायर स्पीड्स के अंदर, नीचे एक लैग है, तो वो लैग मुझे बहुत बॉदर करता है। आई थॉट कि नीचे का मुझे एक अच्छा पुल चाहिए, क्योंकि मेरे सिटी में चलना है मेजॉरिटी, और पहाड़ों में भी इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नमन के चेहरे पे हमेशा आपने देखा होगा स्माइल, हंसते रहते हैं हमेशा। वो क्यों? क्योंकि मारुति चलाते हैं। अब सारी बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं, चलाते चलाते। देखो, इस रिलायबल गाड़ी को चलाने से पहले इसमें लगा लेते हैं एक रिलायबल परफ्यूम, वो है इनवॉल्व 1 का स्पार्क। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, आपको थोड़ी सी स्पाइसी लगेगी, स्पाइसी लगने के साथ आपको थोड़ी सी कूल भी लगेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी इंजॉय करेंगे जब आप अपनी गाड़ी पे बैठेंगे, और साथ के साथ आपकी फैमिली मेंबर भी इंजॉय करेंगे। और ये स्पिल प्रूफ है, लीक प्रूफ है, और आप इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं और बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं। आप खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। अच्छा नमन, ये बताओ, ऑटोमेटिक लेने का इरादा पहले से था या फिर बाद में प्लान बना? नहीं सर, पहले मेरा ऑटोमेटिक का प्लान नहीं था, पहले मैं मैनुअल सोच रहा था, क्योंकि रिड्स भी थी हमारे पास जो मैनुअली थी, और उसको चलाया बहुत टाइम तक,
तो मैनुअल में ना मुझे इशू था, सेकंड जो ड्राइव करते हैं हमारे घर में पापा ड्राइव करते हैं, पापा को भी ऐसा इशू नहीं था, तो हमें तो मैनुअल लेते हैं, क्यों खर्चा करना महंगा हो रहा है। बट फिर मुझे उससे पहले ना पता नहीं था ब्रेजा में टॉप कन्वर्टर आता है। अच्छा। और उससे नीचे जब भी मैंने ड्राइव करी है तो हमेशा AMT करी थी, चाहे नेक्सॉन में मैंने ड्राइव करी थी किसी की तो AMT करी थी, उससे लो सेगमेंट पंच की मैंने AMT ड्राइव करी हुई थी। मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक AMT था, तो मुझे था कि वो तो वैसे भी घटिया सा होता है चलने में, इतना जर्की इतना लैगी, तो मैं नहीं चलाऊंगा। फिर जब मुझे पता चला टॉप कन्वर्टर, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ली एक शोरूम पे जाके, और बहुत सीमलेस लगा इसका टॉप कन्वर्टर मुझे चलाने में। मजा आता है एक्चुअली मजा आता है। जो जब पावर की जरूरत होती है देता है, बिल्कुल देता है। जिस टाइम पे पावर की जरूरत है, RPM एकदम से रेव करेगा बहुत ज्यादा, बट देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता है। और इसके पैडल शिफ्टर्स भी थे। मुझे था कि बाई चांस मान लो, बाई चांस इसमें मुझे लगा कि इतनी जल्दी ऑटोमेटिक शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो पैडल शिफ्टर इसके बहुत सीमलेस है। बल्कि मैंने 2 बार टेस्ट ड्राइव ली थी ऑटोमेटिक की। एक बार मैंने सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइव आउट करा था, सेकंड टाइम मैंने पैडल शिफ्टर यूज करे थे, तो इसके पैडल शिफ्टर एक्चुअली बहुत सीमलेस थे। फिर मुझे लगा कार रखनी है 15 साल, मुझे पता है इससे पहले हम रीसेल नहीं करने वाले, कार को रहेगी। हो सकता है कार थर्ड कार आ जाए फैमिली में, 4th कार आ जाए, बट ये कार रहेगी स्टिल, ये नहीं जाने वाली है 15 साल से पहले। तो लगा सिटी में ही चलनी है, मेजॉरिटी देनी वहीं का है, तो वहाँ पे रहे। ऑटोमेटिक सबके लिए इजी है चलाने के लिए, जिसको आगे भी सीखनी होगी उसके लिए भी इजी है। नेक्सॉन चलाकर देखी थी? बिल्कुल। अरे नेक्सॉन इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था मेरे लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था नेक्सॉन इस कार के लिए। अच्छा। नेक्सॉन से मैं ऑलरेडी बहुत फैसिनेटेड था, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन पे ऑलरेडी नेक्सॉन बहुत है बोलचाला उसका। रोड्स पे नेक्सॉन दिखती है, बहुत कॉमनली मोस्ट सेलिंग कार थी। आई थिंक ब्रेजा ओवरटेक कर रही है, बट पहले तो नेक्सॉन ही कर रही थी। तो नेक्सॉन मेरे दिमाग में था कि हाँ ये कार लेनी है, दिस इज वेरी गुड। मैंने इनिशियली जाके टेस्ट ड्राइव पहली कार उसी की ली थी। मैं अच्छा। था कि ब्रेजा, एक्चुअली मेरे जीजू के पास ब्रेजा का VXI मॉडल है, तो मुझे था कोई नहीं अलग कार हो जाएगी थोड़ी एक, तो मेरा इनिशियल दिमाग भी नहीं था ब्रेजा पे कि नेक्सॉन ही देखते हैं। फिर जब नेक्सॉन चलाई, वो मुझे चलाने में पसंद नहीं आई कार। क्यों? मैं उसमें क्या है, टर्बो इंजन है, उसकी वजह से इनिशियल लैग बहुत ज्यादा है, और मेरा रन ही सिटी का है, तो इनिशियल जो टर्बो पावर चाहिए होती है ना, जिस पॉइंट पर पावर देती नहीं है कार। मैंने सोनेट भी ड्राइव करी थी, अभी जब हम बात कर रहे थे मैंने बताया था, सोनेट भी ड्राइव करी थी। सोनेट में जब टर्बो रेंज आती है ना, तो एक्चुअली फील होती है कि हाँ टर्बो रेंज में गाड़ी भाग रही है। वो नेक्सॉन ना टर्बो रेंज में ज्यादा भागती है ना, वो टर्बो रेंज के नीचे भागती है। अब उसको भगाना तो स्पोर्ट्स मोड में डालो गाड़ी को, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी माइलेज नहीं देती बिल्कुल भी। वो खुद ही शोरूम वाले बता रहे थे 5-7 से ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी। अच्छा। सिटी में क्योंकि वो बता रहे आपका रनी सिटी का है। तो सिटी में कितना निकाल कर दे रही है आपको? सिटी में इसकी एवरेज माइलेज 11 से 13 के बीच में रहती है, कभी 13 आ जाएगी, कभी 12.5, कभी 11 पॉइंट समथिंग, इसी रडार में रहती है हमेशा। ओके। बट मैं ये टैंक टू टैंक माइलेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो मेजर नहीं करा है, मैं MID की बात कर रहा हूँ, कंसीडरिंग MID करेक्ट दिखा रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, कोई वाइब्रेशन नहीं, सब कुछ साइलेंट, AC चला रखा है तो उसकी ब्लोअर की आवाज आ रही है, सब कुछ मतलब बिल्कुल शांत तरीके से। अब इसको चलाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे 3XO अभी नई आई है, जी ठीक, उसमें जो फीचर्स आते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, इसमें छोटा वाला सनरूफ है, करेक्ट, ठीक है, उसमें एडास भी आता है, काफी एडवांस फीचर है, तो ये सारी चीजों ने आपको फैसिनेट नहीं करा? चलो पैनोरामिक सनरूफ को तो छोड़ दो, सनरूफ तो ठीक है, इसमें भी मुझे चाहिए नहीं थी, मिल रही थी तो ठीक है, मेरा कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है सनरूफ का, तो सनरूफ से तो मैं इतना स्वे अवे नहीं हुआ। मुझे स्वे अवे हुआ था ADAS से कि ADAS मिल जाएगा, बट फिर ADAS भी वही वाली बात, मैंने जितना सुना कि हाईवे रन्स होते हैं आपके ज़्यादा, तब ज़्यादा यूजफुल होता है आपके लिए। हो सकता है सिटी में भी होता हो, बट वो फीचर मुझे इतना मैटर नहीं करा। मुझे था कि मैं ड्राइव मेरी ज़्यादा मैटर करे, माइलेज मेरी ज़्यादा मैटर करे, कि कार माइलेज तो दे कम से कम वो चल रही है। तो इनिशियली उसने मुझे से करा था, तो उसके फीचर्स एक्चुअली में अच्छे हैं। ऑल्सो अगर मुझे पैनोरामिक सनरूफ चाहिए और अलॉन्ग विद दैट मुझे ADAS चाहिए, दैट इज AX7L, वो वेरिएंट इसके टॉप वेरिएंट से महंगा है, वो और 1-1.5 लाख ऊपर है वो प्राइस इसका, तो बजट भी वहाँ पे इंक्रीज करना पड़ता है उसके लिए। अब देखो 16 लाख रुपए लगाना इस गाड़ी में आपको वर्थ लगा कॉम्पैक्ट SUV में? अगर वैसे मैं देखूँ कार लेना ही खुद में एक कोई वर्थ डिसीजन नहीं होता मुझे लगता है कार एक लग्जरी है लेना, उसको लेना ही। मैं 11 लाख की कार को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, अगर मैं 12 लाख की एक्स्ट्रा का टॉप मॉडल लूंगा, जस्टिफाई तो उसको भी नहीं कर पाऊंगा मैं कि इतना महंगा क्यों है। बट द पॉइंट इज कि मार्केट में अवेलेबल क्या है, इस प्राइस पे ये फीचर्स जो मुझे चाहिए थे या जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो एक कार मेरी सफिशिएंटली फुलफिल कर रही थी। प्राइस आई थिंक कार ओवरऑल जस्टिफाई नहीं करती है कोई भी। बहुत अच्छा आंसर है आपका सही बात बता रहा हूँ मैं, डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, करेक्ट है ना। अब देखो इनिशियल पिकअप बड़ा ही जबरदस्त है, उसमें टॉर्क कन्वर्टर 4 चांद लगा देता है, ठीक, और हल्के से पेडल के इनपुट से ये तुरंत उठती है। हालांकि मिड रेंज टर्बो जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, खड़े हो जाओ पेडल पे, ये सीधे ले आएगी 6000 RPM पे। जरूरी नहीं कि आप जो है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लें, जैसे कि इन्होंने समझदारी दिखाई, सिटी में ज़्यादा चलना था और सिटी में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफ़ी काम आता है, उसका लो एंड काफ़ी अच्छा होता है, तो कम इनपुट में ज़्यादा आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। फ्यूल के इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं।
मुझे रिट्स का भी ना लो पिकअप बहुत बढ़िया लगता था, लाइक उसका जो लोअर इनिशियल पावर है उस रिट्स में भी बहुत सफिशिएंटली बहुत पावरफुल कार थी वो भी। इनिशियली जब मैंने नेक्सॉन चली मैंने कहा इसमें तो रिट्स जितना भी इनिशियल पिकअप नहीं है। 15 साल के हिसाब से आपने इस गाड़ी में 16 लाख लगाए हैं। अब देखो 16 लाख कहने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन 1,80,000 का तो इसका ट्रांसमिशन ही है। इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है मैनुअल के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा है। बाकी अगर सेगमेंट में देखें महंगा तो है ही, लेकिन ये जस्टिफाई भी करता है अपनी कॉस्ट को क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि कई लोगों के दिमाग में होता है यार इतनी गाड़ियां हैं, जैसे क्रेटा है, क्रेटा का एग्जांपल ले लो, अच्छी खासी बिकती है, रोड में भी बहुत दिखती है। थोड़ा सा अलग हटके लेना चाहते हैं तो फिर वो दूसरे ब्रांड में जाते हैं। अब जैसे ये चीज आपके दिमाग में नहीं है यार ये तो कॉमनली घूमते रहती है ब्रेजा, रोड में जहाँ देखो दिख जाती है। एक बार हम जो शोरूम जा रहे थे हम देख रहे थे कितनी गाड़ियां दिखती हैं, डिपेंड करता है कौन से ज्यादा बिक रही है। वैसे सेल्स फिगर पता है बट जस्ट माइंड सेटिस्फेक्शन के लिए तो हर तीसरी गाड़ी ब्रेजा थी, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो चाहे न्यू जनरेशन हो, थी बहुत ज्यादा। मुझे एक्चुअली मेरे लिए पॉजिटिव फैक्टर था कि गाड़ी इतनी बिक्री है, मतलब कॉन्टेज इतनी रिलायबल है कि लोग इसको ले रहे हैं, चल रही है, इसकी कंप्लेंट्स नहीं है कोई इतनी ज्यादा। मेरे तो पॉजिटिव फैक्टर था एक्चुअली वो। हटके लेने वाले में मुझे लगता है कि मैं कहीं तो फंसूंगा, कभी तो फंसूंगा अगर एकदम से यूनिक कार उठा ली। मेरे लिए तो पॉजिटिव फैक्टर था कि कार बिक रही है। ये बात आपकी उस बात से लिंक हो रही है जो आप बोल रहे थे डेप्रिशिएटिंग एसेट करके, राइट। अगर जो ज्यादा बिक रही है मतलब ये इसकी ज्यादा अच्छी रिसेल होगी। ये ज्यादा इसलिए बिक रही है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक हिट प्रोडक्ट है। करेक्ट है ना, तो हिट प्रोडक्ट में पैसे लगाना ज्यादा सेफ रहता है, सेफ ऑप्शन है आपके लिए। ये भी आपके दिमाग में था। दो मेरे रीसेल करना इसको मेरा अभी इनिशियल में नहीं है कि मैं इसको बेच रहा हूँ प्रोबेबली, बट रिलायबिलिटी की खराब नहीं हो रही चीजें, चल ज्यादा अच्छे से रही है। लाइक नेक्सॉन का आपको जो उसका वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, इसमें एनालॉग ही है नॉर्मल। तो मुझे इनिशियली वो भी बहुत फीचर्स बहुत स्वे करे कि यार मैं नेक्सॉन ही ले लेता हूँ ना, सस्ती बढ़ रही है थोड़ी सी मुझे वो इससे। मतलब वैसे मैं अगर एक्चुअली में लेता नेक्सॉन मेरी प्रैक्टिकल में उसका टॉप मॉडल ही लेता हूँ उसका भी, क्योंकि उसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं टॉप मॉडल में। इसमें मिस नहीं करते हो उसको? वो बहुत मिसिंग फीचर है वो, मुझे लगता है इस प्राइस पे जब XL6 में आ रहा है मारुति की कार है तो इनको बिल्कुल देना चाहिए था। इस प्राइस पे वेंटिलेटेड सीट्स इज ह्यूज मिस इस प्राइस सेगमेंट में। सो जो मैं बता रहा था नेक्सॉन का जो इंफोटेनमेंट है वो चलता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, कार अंदर से इंटीरियर प्लस लगती है बहुत ज्यादा। बट इतने सारे मैं वीडियोस देख चुका हूँ, इतने सारे कई बार न्यूज आती रहती है कि कार ही बंद हो गई, इंफोटेनमेंट चला नहीं। आई थिंक शायद आपकी कोई वीडियो या यूट्यूब पे देखी थी, उसमें लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो चला, लेकिन आप उसे रिलाई नहीं कर सकते, वो घर जाते तक उसमें नेविगेशन ही ऑन नहीं हुई उसके अंदर। इस टाइप के जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज हैं मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं है। जो चलता है वो बहुत बढ़िया चलता है, कभी उसने हैंग होने जैसा, डिसेबल होने जैसा, ऐसे उस टाइप के इश्यूज कभी नहीं दिए मुझे इस गाड़ी ने। इसमें कुछ जैसे लग्जरी फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हेड्स अप डिस्प्ले है। इनिशियली मुझे था कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे क्या ही जरूरत है। अब व्हेन आई हैव यूज्ड इट ओवर अ सर्टेन टाइम तो मुझे बहुत वैसे काम का फीचर लगता है, काम बहुत एक्चुअली में अच्छे से करता भी है। आई थिंक मारुति इंटीरियर्स पे वैसे डिजाइन वाइज पे ज्यादा वर्क नहीं करता, बट जो दे रहा है एटलीस्ट वो प्रैक्टिकली चलता है, वो रिलायबली चल रहा है, वो वर्क कर रहा है। अच्छा क्या क्या कमियां लगी गाड़ी में ये बताओ? एक तो वेंटिलेटेड सीट्स आपने बताया मिसिंग है, एक वेंटिलेटेड सीट। सेकंड मुझे लगता है दो हमारे पास टायर इन्फ्लेटर तो ले लिया तो उसमें जाके टायर प्रेशर तो देख सकते हो, बट वो तो एक एक करके लगाना पड़ेगा चारों टायर पे। तो आई बिलीव इस टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS दैट इज अ मेजर मिस, वो होना चाहिए आपके लिए। वो बहुत यूटिलिटी चीज है, कार फैक्ट्री विजिट देनी चाहिए। आई गेस इस प्राइस सेगमेंट में हर कोई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। सिर्फ मारुति है जो शायद अभी तक नहीं दो, ग्रैंड विटारा भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाके दे रहे हैं। पीछे स्पेस कैसे मिल रहा है ये बताओ? स्पेस इसका अच्छा है, गुड स्पेस है। दो मैं पीछे कम ही बैठा हूँ। बैठकर देखा आपने गाड़ी लेने से पहले? हाँ देखा सभी था, गाड़ियों में सब में देखा था। और सोनेट वन ऑफ द रीजन था सोनेट रिजेक्ट हुई थी। सोनेट का जो रियर स्पेस साइज था या लोग थे वो बहुत फंस के बैठे थे, हम तीनों बैठे थे मम्मी पापा और मैं। वो मुझे लगता है वो 2.5 लोगों के हिसाब से बनाई है वो गाड़ी पीछे से। इसका रियर जो सीट का स्पेस है वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। नेक्सॉन का मुझे लगता है थोड़ा बेटर था इससे। नेक्सॉन का थाई सपोर्ट बहुत अच्छा था एक्चुअली में, वो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। मैं नेक्सॉन बहुत लास्ट तक सोच रहा था कि ठीक है कोई नहीं, इंजन थोड़ा खराब ले रहे हैं, स्पेसिंग तो अच्छी मिलेगी, बट आई थिंक वो इंजन मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मैटर कर गया। स्पेस इसमें दो मैंने सबका देखा था, बहुत ब्रेजा का मुझे वन ऑफ दी गुड में लगा था, अच्छा था। बट ये है कि ये गाड़ी इन्होंने खरीदी और इनकी छट्टी, मतलब भूल जाओ, आप किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ मारुति सुजुकी का सेल्स एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अरीना का शोरूम एक्सपीरियंस मेरा मैं बोलूंगा बहुत न्यूट्रल था, नाइदर टू गुड नाइदर टू बैड, क्योंकि मैंने कम से कम 5-6 शोरूम से अलग अलग कॉन्टैक्ट करा था प्राइस नेगोशिएशन के लिए या अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि शोरूम वालों ने बहुत इसकी अवेलेबिलिटी 4 महीने 6 महीने की ऑफिशियल वेटिंग लिखते थे वो। हर कोई शोरूम इसमें एक्सटेंडेड वारंटी और दूसरा बेसिक किट हर कोई चिपका रहा था, हर कोई। अच्छा। एक भी, और मैंने उनको बोला नहीं सर ये तो मैंडेटरी है, लेनी है, इसके अंदर कार जल्दी नहीं, फिर आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। कार्स उनके पे होती हैं, आई थिंक वो बेचने के लिए करते हैं,
ये चीज़ तो ये मुझे बहुत फेस हुआ। 2 शोरूम्स में मैं सॉर्ट ऑफ चला गया था फाइनल करने के लिए कि लो अब एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, आगे जो ब्रेजा जा रही है उसमें भी जबरदस्ती वाली एसेसरीज लगी है, देखो ये बेस मॉडल है ना। हाँ ये साइड स्टेप लगा हुआ है एक। और क्या लगा हुआ है? हाँ, जो आपने वो लगा रखा ना व्हील आर्च के ऊपर। हाँ फिर हम किसी तीसरे शोरूम पे गए, उनको पता था कि उनके स्टॉक यार्ड में गाड़ी थी, वो हमें 1 हफ्ते में दे रहे थे गाड़ी, तो हमने उनसे फाइनल करा था फाइनली। बट उन्होंने भी बहुत टाइम तक लगा के रखा कि एक्सटेंडेड तो आप ले ही लो, देखो ये तो बहुत नेसेसरी होती है। मैंने कहा सर मुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है अभी, मैं दे नहीं सकता अभी के लिए। उन्होंने बहुत टाइम ट्राई करा बट फिर मैंने अल्टीमेटली नहीं ली। मुझे यही लगा यहाँ पे टाटा में, मुझे ये फर्क लगा था कि टाटा के शोरूम्स वाले थे आपको जैसी गाड़ी चाहिए आप लो, अभी 1 हफ्ते में ले जाओ। उनका एटीट्यूड बेचने के लिए मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा, सर्विस सेंटर का पता नहीं, एटलीस्ट बेचने के लिए तो टाटा में ऐसा कुछ कोई अननेसेसरी चीज़ चिपका नहीं देते। मारुति मुझे फेस हुआ हर जगह ये। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में किस एसेसरी की जरूरत है यार? एक ये चाहिए, मैट चाहिए और मड फ्लैप चाहिए, खत्म। करेक्ट, इस पे सीट कवर लगवा लो। मैंने कहा सीट कवर मैं वैसे नहीं लगवाऊंगा, 6 एयरबैग मॉडल है ये ना, मुझे चाहिए यार, मेरे प्रैक्टिकल सा लगता है थोड़ा, वो लेदर के गर्मी और लगती है उसके अंदर बल्कि। सही बात है। एसी कैसा काम करता है इस गाड़ी का? काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एसी लगा मुझे इसका, कंसीडरिंग की गाड़ी अभी 45-47 डिग्री टेम्परेचर पे चली है अभी दिल्ली के अंदर। म्यूजिक सिस्टम बाकी सारी चीजें कैसे लगी? आई एम सिंगर एज वेल। अच्छा। तो मुझे ऐसे म्यूजिक का बहुत ज़्यादा है कि भाई अच्छा होना चाहिए, चलना है तो मेरी कार में मेरा सहारा वही है म्यूजिक चलना। ZXi का अच्छा था बट ZXi प्लस का एक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर्ड। और मैं नेक्सॉन से भी कंपेयर करूँ, लोग बोलते हैं नेक्सॉन में हरमन कार है, वन ऑफ द टॉप क्लास म्यूजिक सिस्टम है। मुझे पर्सनली लोगों को बहुत बूमी साउंड पसंद है, जो ओवर बेसी साउंड्स होती हैं। मुझे बहुत बैलेंस्ड या न्यूट्रल साउंड सिग्नेचर ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, वो मुझे इसका लगा। लाइक इट वाज बेटर ट्यून्ड एज कम्पेयर टू नेक्सॉन एंड एज कम्पेयर टू द लोअर ट्रिम्स ऑफ दिस ब्रेजा एज वेल। आई थिंक जैसे और कार्स में इस टाइम सीट्स आती हैं या इंटीरियर्स आते हैं लाइट कलर्ड आते हैं, जैसे 3XO में ही थे अभी, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, एग्री। बट ये थोड़ा मेंटेनेंस फ्री टाइप की गाड़ी है ज़्यादा। आई थिंक प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि सही बात है, जैसे ब्राउन है या सीट्स ब्लैक है या लेदर में भी ब्लैक है जो आर्मरेस्ट है, तो आई थिंक ये प्रैक्टिकल है। मुझे साफ बहुत कम करना पड़ता है इसको, गाड़ी चलती है आराम से। अब बात होती है ना, माइलेज कंसिडर करते हैं कई लोग तो मारुति लेते हैं, करेक्ट, लेकिन रिलायबिलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, आजकल जैसा सुनने को देखने को मिल रहा है, जो परेशानियां हो रही है बाकी ब्रांड्स में, ठीक है, 1-2 ही ब्रांड्स हैं वो चीज़ फिर डीमोटिवेट करती है कि हम क्यों लें, अपनी सरदर्दी क्यों पालें, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर और वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक ना मिलना, सर्विस में परेशान होना, एक प्रॉब्लम लेके जाओ 2 और नहीं खड़ी कर देना। तो फिर ये एक तो वैसे डेप्रिसिएटिंग एसेट है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी, उसका क्या फायदा। ब्रांड ऐसा होना चाहिए, उसकी कोई छोटी कार चला रहे हो तो अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो बड़ी कार उसी की देखो सबसे पहले, मन वही बने। बाकी अगर मार्केट में जो बाकी गाड़ियां हैं ऊपर नीचे तोल मोल भाव करके अगर आपको दूसरी पसंद आती है तो वो अलग बात है, लेकिन पहली प्रेफरेंस ऐसी मतलब उसी ब्रांड की होनी चाहिए। इसका मतलब वो ब्रांड रिलायबल है, उस ब्रांड की गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ काफी अच्छा गुजरा है, तभी ये रिड्स के बाद जो है ब्रेजा में शिफ्ट हुए। सीधी सी बात ये है। बिल्कुल। 2 में जब टॉप मॉडल पे आ रहा था, इसका प्राइस जब 16 लाख टच हो रहा था, तो फिर मुझे लगा, वो एक माइंड में होता है ना कि 16 की आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो, ऐसा लगता है। ये चीज तभी मैंने पूछी आपको कि या फिर 12-13 की होती है ये तो, बट 16 की नहीं होती। 16 में लगता है इसमें तो क्रेटा सेल्टोस का सेगमेंट है, ये वो आ जाएगा। ये बहुत लोग सोचते हैं प्राइस टू साइज वाला रेशो। हाँ। तो बट मेरा पॉइंट ये है कि अब जो चीज़ें मुझे चाहिए जो टॉप मॉडल में, अब आप टॉप मॉडल के प्राइसेस देखो, टॉप मॉडल में ये ब्रेजा वन ऑफ दी चीप में आ रही है, इसी के आसपास 3XO आती है। नेक्सॉन का जो उसका टॉप मॉडल है वो महंगा है बल्कि इससे। ये तो फिर हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा कि आप अगर एक्स्ट्रा या टाटा पंच के सेगमेंट में स्टार्ट कर रहे हो तो उसका टॉप मॉडल 12 का है, फिर आपको लगेगा कि 12 में तो मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लूंगा। फिर जब इसका 16 ओवरलैप करती है प्राइस, वो हमेशा ओवरलैप करेगा प्राइस। तो आपको देखना है कि आपको किस साइज में कंफर्ट फील हो रहा है। जैसे मुझे था कि इसके मुझे लोअर सेगमेंट में जाना, कोई छोटी कार हो रही है मेरे लिए ज़्यादा, वो इसमें मुझे था कि साइज बढ़िया, गाड़ी का स्पेसिंग बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत अच्छा है। इंजन इस सेगमेंट में 1.5 और कोई नहीं दे रहा है इस टाइम के ऊपर, तो उस इंजन वाइज बहुत अच्छी कार थी। तो मुझे पास कुछ बचा नहीं कि मैं क्यों अपग्रेड करूँ इसके ऊपर ज़्यादा जाके। नहीं, अच्छा डिसीजन है आपका और काफ़ी समझदारी से आपने गाड़ी को चूज़ करा है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं चेहरे पे स्माइल आपकी। ठीक, अच्छी बात है। और आप आए, आपने अपना इनपुट शेयर करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।